मदनपुर गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान अपनी दूसरी पत्नी कांता और 3 बेटियों पूजा, रमा और पुष्पा के साथ रहता था। पुष्पा बिरजू की पहली पत्नी की बेटी थी, जिसे उसकी सौतेली माँ बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उसे बहुत परेशान करती, उससे घर का सारा काम करवाती थी। अरे कलबूही, कहाँ मर गई? देख, सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं और खाना भी नहीं बना अभी तक। ना जाने कहाँ मर रही है। क्या हुआ कांता, क्यों बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारी उस निकम्मी बेटी की आरती उतारूं? ना जाने कहाँ मर गई, सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं और खाना भी नहीं बना अभी तो। अरे कुएं के पास है वो। जब रास्ते से आ रहा था तो देखा, शायद पानी भरने गई है और तू उसे ही चिल्लाती रहती है। अरे कभी अपनी नालायक बेटियों को भी कुछ कह दिया कर, सारा दिन आईने में चेहरा ही देखते रहती है। पिताजी, आपको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? जब देखो हमें ही सुनाते रहते हो। हाँ हाँ, तुम भी ना, वो तो अभी छोटी है, अभी उनके दिन काम करने के थोड़ी ना है, और फिर ससुराल जाने के बाद तो काम करना ही है। मायके में ही तो बेटियों के मजे होते हैं। अच्छा, तो पुष्पा अलग है क्या? और उसका भी तो ये मायका ही है। हाँ, लेकिन उसने शुरू से काम किया है तो उसकी आदत है। देख कांता, हमारी तीनों बेटी तेरे लिए एक बराबर होनी चाहिए, किसी से पक्षपात मत कर। बस करो जी, बहुत हुआ तुम्हारा, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मैं तो इसीलिए पुष्पा से काम करवाती हूँ क्योंकि वो बड़ी है। उसका ब्याह पहले करना है ताकि ससुराल में जाए तो उसे कोई काम के लिए टोके ना। हाँ भाग्यवान, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, पर रमा और पूजा ये दोनों भी बड़ी हो रही हैं। कुछ महीनों का फर्क है इनमें। अरे थोड़ा थोड़ा काम इनसे भी करवाया कर, वो बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है। ठीक है जी, मैं अब से ऐसा ही करूँगी। ठीक है, अब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। की ओर निकल जाता है। ये क्या कहा माँ तुमने पिताजी से? देख, इस गलतफहमी में मत रह कि मैं कोई काम करूँगी। और हाँ माँ, मैं भी कोई काम नहीं करने वाली, मुझे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे अरे, मैं पागल हूँ क्या जो अपनी रानियों जैसी बेटियों से घर के काम करवाओगी? वो है ना कलबूही, वो ही करेगी सारे काम। मैं तो बस तेरे पिताजी के सामने कह रही थी। तीनों बातें कर ही रही थी कि तभी पुष्पा मटके में पानी भर कर लाती है। आ गई तू? कहाँ मर गई थी इतनी देर से? कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ। अगर एक एक घंटे में पानी लाएगी तो बाकी काम कब करेगी? अभी सारे काम कर दूंगी माँ। वो कुएं में ज्यादा भीड़ थी तो समय लग गया, और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे अरे, बहाने तो अच्छे बना लेती है तो। बड़ी आई, तबीयत ठीक नहीं लग रही। चल जल्दी से पानी रख और बर्तन मांजकर खाना बना ले, तेरे पिताजी को भी खाना देने जाना है। ठीक है माँ, मैं अभी बर्तन मांजकर खाना बना लेती हूँ। पुष्पा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो बार बार खांस रही थी। ओहो, खांस खांस कर सारा खाना खराब कर देगी क्या? माँ जी, बस बन गया खाना, मैं अभी पिताजी को खाना खेतों पर दे आती हूँ। नहीं नहीं, तो रहने दे, घर का बाकी काम कर, पूजा जाकर दे आएगी खाना। ठीक है माँ, तब तक मैं सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ। माँ, तो ये क्या कह रही है? इतनी धूप में भला मैं खाना देकर आऊं? नहीं, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। कल ही मैंने बेसन हल्दी का उपटन लगाया है। ओहो, एक तो इस लड़की से परेशान हूँ, सारा दिन सिर्फ अपनी सुंदरता ही देखते रहती है। ना जाने इस गरीब घर की लड़की को कौन राजकुमार लेने आएगा जो इतना सजती संवरती है। राजकुमार ही आएगा माँ, तो देखना, मैं किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करने वाली। बस कर,
और जा जल्दी से तेरे पिताजी को जाकर ये खाना दे आ और कहना कि पिताजी ये सारा खाना आज मैंने ही बनाया है। पर मैंने तो खाना नहीं बनाया। जितना तुझसे कह रही हूँ सिर्फ उतना कर, समझी? जल्दी जा, अपना दिमाग मत चला। पूजा मुंह बनाती हुई खाने की पोटली लेती है और खेतों की ओर निकल जाती है। माँ, बड़ी जोरों की भूख लग रही है, मुझे खाना दे। पुष्पा, ओ पुष्पा। हाँ माँ, क्या हुआ? रमा को भूख लग रही है, उसे खाना तो दे दे जरा। ठीक है माँ, 2 बर्तन और बचे हैं, मैं उन्हें भी मांज लूं, फिर देती हूँ। तब तक मेरी बेटी भूखी रहेगी क्या? माँ, बस 2 बर्तन ही है, मैं अभी आती हूँ। एक काम करना, फिर तो ही ठूस लेना, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने बहनों की। ऐसी बात नहीं है माँ, ठीक है मैं देती हूँ। अरे आज सूरज किस दिशा में उगा है? आज तू खाना लेकर आई है? हाँ पिताजी, आज का खाना भी मैंने ही बनाया है, जल्दी से खाकर बताइए कैसा बना है। क्या हुआ पिताजी, अब हंस क्यों रहे हैं? तुझे आज सजने संवरने से फुर्सत मिल गई थी? बस करिए पिताजी, मुझे समझ नहीं आता आपको मेरा सजना संवरना इतना चुभता क्यों है। बेटा, सजने संवरने से जिंदगी नहीं चलती। अपनी बहन पुष्पा से कुछ सीख, और चेहरे की खूबसूरती तो दिखावा है जो कुछ दिन बाद ढल ही जानी है। असली सुंदरता तो मन और दिल की होती है, समझी? बस बस, ज्यादा ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखो ये ज्ञान। रमा अपने पिताजी को खाना देकर मुंह बनाती हुई घर की ओर आ जाती है। बड़े आए पुष्पा के गुणगान करने वाले, देखना उस पुष्पा के गुणगान ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। रमा बेटी, दे आई अपने पिताजी को खाना। आजा, अब तू भी खाना खा ले। पुष्पा, हम तीनों का खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। जी माँ, अभी लाती हूँ। पुष्पा तीनों का खाना लगा देती है। पूजा, तूने कुछ खाया ही नहीं, और खा ले। नहीं माँ, मेरा पेट अब भर गया। अरे अरे, ऐसे कैसे भर गया इतनी जल्दी? जा पुष्पा, अंदर से और रोटी ले आ और इसकी थाली में रख दे। माँ, सच में मेरा पेट भर गया, अब रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। कांता अपने हाथ से पुष्पा से रोटी लेती है और जबरदस्ती पूजा की थाली में रख देती है। ऐसे कैसे नहीं खाना, देख कितनी दुबली पतली होती जा रही है। रमा, तू भी ले ले। माँ, मेरा भी पेट भर गया है। माँ, लगता है रमा और पूजा का पेट भर गया है, इसीलिए वो नहीं खा रही कुछ। अब तू मेरी बेटियों की रोटियां गिनेगी? चल जा, अंदर से और रोटियां लेकर आ। ये तो अभी बच्चियां हैं, मुझे पता है कितना खिलाना पिलाना है इन्हें। पुष्पा अंदर जाती है और देखती है कि अब सिर्फ 2 ही रोटियां बची है। अगर इन्हें भी दे दी तो वो क्या खाएगी? अरे कहाँ मर गई, क्या करने लगी? जल्दी आ। कोई बात नहीं, मेरी बहनों ने खा लिया, मतलब मैंने भी खा लिया। पुष्पा उन 2 रोटियों को भी लाकर अपनी बहनों को देने लगती है। तभी, अरे बस करो, अब मुझे नहीं खाना। ला दे मुझे, ऐसे कैसे नहीं खाना, देख कितनी पतली होती जा रही है। कांता पुष्पा से रोटियां लेती है और जबरदस्ती अपनी बेटी की थाली में रख देती है, लेकिन उसकी दोनों बेटियां आधे से ज्यादा खाना थाली में ही छोड़ देती है, जिससे देख पुष्पा को बड़ा दुख होता है। एक काम कर, तेरी बहनों ने तो खाना नहीं खाया, ले तू ही खा ले इनका जूठा, वैसे भी तो तेरी छोटी बहन ही तो है। जी माँ, मैं खा लूंगी। पुष्पा उसी जूठन को खाती है। और घर का सारा काम भी करती है और कांता
अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खाकर सो जाती है। घर का काम तो हो गया, एक काम करती हूँ, पिताजी के पास खेतों पर जाती हूँ, उनकी कुछ मदद कर दूंगी। पुष्पा एक पल के लिए भी आराम नहीं करती। सारा दिन वो यहाँ वहाँ भागती रहती थी, थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं करती थी। पुष्पा बेटी, तू क्यों आ गई? पिताजी, घर का सारा काम हो गया था तो मैंने सोचा आपके पास आ जाऊं, आपके काम में थोड़ा हाथ भी बटा दूंगी। और वो तेरी निकम्मी बहनें कहाँ हैं? और तेरी माँ वो नहीं आई? क्या पिताजी, अभी रमा और पूजा छोटी है, इसीलिए माँ उनसे ज्यादा काम नहीं करवाती। और आप है कि हमेशा उन्हें निकम्मी निकम्मी कहते रहते हैं। समय आने पर सब काम खुद ही करने लगेंगी। चलिए, मैं आपके काम में कुछ मदद करती हूँ। पुष्पा अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगती है। तभी वहाँ उस राज्य के राजा और मंत्री गुजर रहे होते हैं। अरे वाह, इस किसान की कितनी मेहनती बेटी है, अपने पिता के काम में कैसे हाथ बटा रही है। हमारे राज्य में बड़ी मेहनती लड़कियां हैं। मुझे अच्छा लगा ये सब देखकर। महाराज, ये बिरजू है, बड़ा ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। अच्छा, लोग इसी बिरजू की तारीफ करते हैं क्या? जी महाराज। जब पिता इतना मेहनती, ईमानदार और नेक दिल है तो इसकी बेटी भी इसके जैसी ही होगी। जी महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरह उस बंजर भूमि में मेहनत कर रहे हैं दोनों। जिस बंजर भूमि को उसके दादा परदादा भी ठीक नहीं कर पाए, उस बंजर भूमि को बिरजू और उसकी बेटी ने फसलें बो बो कर लहलहा दिया। अब कुछ दिनों में फसलें तैयार हो जाएंगी महाराज। कहते हैं इनकी 3 बेटियां हैं और सभी बहुत खूबसूरत हैं। वाह, ये तो सोने पर सुहागा है। रानी, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, आपको सब पता तो है। आपके दोनों बेटे किस हद तक जा चुके हैं। उनकी ये हालत देखकर मुझसे और रहा नहीं जाता। न जाने किन पापों की सजा मिल रही है मुझे, जो ऐसे निकम्मे बेटे भगवान ने मेरी झोली में डाले हैं। मुझे तो अपने राज्य की बड़ी चिंता हो रही है। क्या होगा इस राज्य का? सारा दिन मदिरा पान, अय्याशी करना, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। मैं तो अब उनसे परेशान हो गई हूँ महाराज। आप ही कोई उपाय बताइए, क्या करें जिससे हमारे दोनों बेटे सुधर जाए। राजा के दिमाग में तभी बिरजू और उसकी बेटियों का ख्याल आता है। महारानी, मेरे पास एक उपाय तो है। क्या महाराज, बताइए जल्दी। हमारे राज्य में एक किसान है जो बड़ा ही नेक दिल और ईमानदार इंसान है। सारा गांव उसकी वाहवाही करते नहीं थकता। कहते हैं उसकी 3 बेटियां हैं। क्यों ना हम अपने बेटों का विवाह बिरजू की बेटियों से कर दें। हो सकता है कि बिरजू की बेटियां ही हमारे बेटों को सुधार दे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, हमारे बेटे सुधर जाएं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। फिर ठीक है, हम आज ही मंत्री जी के हाथ बिरजू के घर संदेश भिजवाते हैं। जी महाराज। राजा मंत्री के हाथ संदेश भिजवाते हैं। कोई है घर में बिरजू? बिरजू और उसकी पत्नी कांता बाहर आते हैं। अरे मंत्री जी, आप कहिए, कोई काम था क्या? बिरजू, महाराज ने एक संदेशा भेजा है। वो कल अपने दोनों बेटों को तुम्हारे घर भेजेंगे ताकि तुम्हारी लड़कियों को देख सकें। महाराज चाहते हैं कि तुम अपनी बेटियों का विवाह राजकुमारों के साथ कर दो। बिरजू मंत्री जी की बात सुनकर चौंक जाता है। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने मंत्री जी। अरे भाग्यवान, रुको तुम। मंत्री जी, लेकिन मैं तो एक बहुत गरीब किसान हूँ, और महाराज आखिर क्यों अपने बेटों का विवाह हमारी बेटियों से करना चाहते हैं? तुम भी ना इतने अच्छे रिश्ते को भगा कर ही मानोगे। महाराज जब खुद ही चाहते हैं तो तुम क्यों खोद कर पूछ रहे हो? मंत्री जी, आप राजक जमाओं को भेज दीजिए, कल हमें मंजूर है। ठीक है। तुम ये क्या कर रही हो? बिना कुछ जाने उन्हें अपने घर पर बुला लिया।
तो और क्या करूं? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर दो। मुझे अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से तैयार करना है। दोनों बेटी कौन? हद है, अभी मंत्री जी ने कहा है कि महाराज के 2 राजकुमार हैं और दोनों का ब्याह करना है। इसीलिए वो अपने दोनों राजकुमारों के लिए 2 ही लड़कियां देखने आएंगे ना, एक मेरी रमा और दूसरी पूजा। अरे पगला गई हो क्या? ऐसा नहीं होने दूंगा। पुष्पा उन दोनों से बड़ी है। पहले पुष्पा का विवाह होगा, फिर उन दोनों का। पुष्पा की शक्ल देखी है? न शक्ल है और न सूरत। राजकुमार भला उससे विवाह क्यों करेंगे? वाह कांता, काम के लिए तो तेरी बेटियां अभी बच्ची है और विवाह के लिए इतनी जल्दी बड़ी हो गई। हाँ? देखो जी, पुष्पा को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों की जिंदगी के साथ समझौता नहीं कर सकती। राजकुमारों का विवाह तो मेरी दोनों बेटियों से ही होगा। ठीक है, फिर जब मैं मर जाऊं तब आराम से तू अपनी मर्जी का कर लेना। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं करनी शादी राजकुमारों के साथ। आप रमा और पूजा के बारे में सोचिए। मैं तो कैसी भी परिस्थितियों में अपना गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन पूजा और रमा वो राजमहल के लिए ही बनी है। नहीं बेटी, इस बार मैं तेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। पहले तेरा विवाह होगा, फिर उसके बाद उन दोनों का। पिताजी, वो राजकुमार हमारी रमा और पूजा के लिए ही बने हैं। मुझे उनसे विवाह नहीं करना। बेटी, मैं खुद नहीं चाहता कि तू नशेड़ी और अय्यास राजकुमारों से विवाह कर। क्या? नशेड़ी? अय्याशी? हाँ, मैंने काफी सुन रखा है महाराज के पुत्रों के बारे में। तो क्या हुआ, बाद में सुधर जाएंगे और हमारी बेटियां एक बार वो राजमहल में चली गई तो जिंदगी संवर जाएगी, उनकी और साथ में हमारी भी। तुझे जो ठीक लगे तू कर कांता, लेकिन मैंने कह दिया रमा और पूजा से पहले मेरी पुष्पा का विवाह होगा। अगर तुझे मंजूर है तो बोल। हाँ बेटी, मैं जा रहा हूँ अपने काम पर, अपना ध्यान रखना। अब इतनी जल्दी मैं इस कलमोही के लिए लड़का कहाँ से ढूंढूं? अरे कोई कृपा कर मुझ अंधे पर। अरे कुछ रहम करो, कई दिनों से भूखा हूँ। ए माई, कुछ खाने को दे दो। ए कोई है माई? कांता बाहर आती है और उस अंधे को देखकर उसके दिमाग में एक उपाय आता है। हाँ, ये सही रहेगा। अभी तो इसके पिता भी घर पर नहीं है, रमा और पूजा भी बाहर अपनी सहेलियों से मिलने गई है। कांता उस अंधे लड़के को धक्का देकर अंदर कर देती है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देती है और बाहर छुप जाती है। अरे अरे किसने मुझे अंदर कर दिया? अरे खोलो दरवाजा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। पुष्पा भागती हुई आती है। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? अरे मुझे नहीं पता, मैं तो अंधा हूँ, न जाने कैसे अंदर आ गया। पुष्पा और अंधा लड़का मिलकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। काफी देर तक दरवाजा पीटते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लगा होने के कारण नहीं खुलता, जिससे अंधे लड़के को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये क्या हुआ इसे? लगता है भूख से चक्कर आ गया है। पुष्पा उसे खाट पर लिटाती है और तभी कांता धीरे से कुंडी खोल देती है और बिरजू को आता देख छुप जाती है। बिरजू जैसे ही घर के दरवाजा खोलता है, वो देखता है एक आदमी खाट पर लेटा हुआ है। पुष्पा बेटी, ये कौन है? कांता भी आ जाती है। हाय हाय, ये क्या? देखो तो इस लड़की को, बड़ी कुलक्षणी निकली ये तो। अब पता चला हमारे जाने के बाद इसकी क्या रासलीला होती है। नहीं नहीं माँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। पिताजी, सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांता चिल्ला चिल्लाकर सारे मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर लेती है और फिर पुष्पा को मजबूरन उस अंधे से विवाह करना पड़ता है और रमा पूजा का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है। न जाने मेरी किस्मत को क्या मंजूर था, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो गई। तुम अगर चाहो तो जा सकती हो मुझे छोड़कर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा।
भाग्य ने मेरी लकीर में शायद यही लिखा था। अब आप ही मेरे पति हैं। अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पुष्पा का पति अंधा होने के कारण कुछ नहीं कर पाता था। वो सिर्फ भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता था और जो कुछ रूखा सूखा मिलता दोनों बांटकर खाते। पुष्पा, आज तो मुझे कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं है जी, आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। रानी, राजकुमारों का क्या हाल है? महाराज, आपने सही कहा था। अभी तो दोनों राजकुमारों ने जब से उनका विवाह हुआ है तब से मदिरा को हाथ भी नहीं लगाया है और ना कोई दूसरा नशा किया है। चलो अच्छा है, बहुओं के आने से कुछ तो अच्छा हुआ। चलो इसी खुशी में हम महल में एक उत्सव रखते हैं। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। रानी रमा और पूजा के पास आती है। बहुओं, तुम दोनों यहाँ खुश तो हो ना? जी रानी जी, हम तो यहाँ बड़े आराम से हैं। कल हमने एक उत्सव रखा है। तुम दोनों अपने माता पिता और जिसे भी निमंत्रण देना चाहो दे आओ। अरे वाह, उत्सव! फिर तो बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे खाने को, मजा ही आ जाएगा। दोनों बहनें अपने माता पिता के घर आती है और उत्सव का निमंत्रण देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम दोनों ने अपनी बड़ी बहन को निमंत्रण दिया? क्या जी, इतने बड़े राजमहल में एक भिखारन और उसके अंधे पति को लेकर जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? कांता, तुम ये मत भूलो कि वो हमारी बेटी है। अगर उसे निमंत्रण नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, रमा पूजा, जा उसे भी निमंत्रण डाला। दोनों मुंह बनाती हुई पुष्पा के घर आती है। अरे मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो तुम दोनों? मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम दोनों को देखने के लिए। बस बस, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें निमंत्रण देने आए हैं। कल हमारे राजमहल में उत्सव मनाया जा रहा है, आ जाना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी बहन। ऐसा कह वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी उसका अंधा पति आता है जिससे पुष्पा सारी बात बताती है। पुष्पा, मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम हो आओ। अब मेरी स्थिति तो तुम्हें अच्छे से पता है ना। तुम चली जाओ, मैं घर पर ही रहूंगा। क्या हुआ, कोई बात है? आप उनके विवाह में भी शामिल नहीं हुए और ना ही उत्सव में जाने को तैयार है। कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ठीक है जी। सुबह होती है और पुष्पा उत्सव के लिए राजमहल आ जाती है। देखो देखो, आ गई भिखारन। एक काम करते हैं, ये यहाँ आ गई है तो कुछ काम भी करवा लेते हैं इससे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। दोनों पुष्पा के पास आती है। आ गई दीदी आप? हाँ बहन, कैसे नहीं आती। मेरी बहनों ने इतने प्यार से जो बुलाया था। पर ये कैसे कपड़े पहने हैं भिखारन वाले? यहाँ तो सब राजघराने से है। देखो दीदी, उनके सामने बिल्कुल मत जाना, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बहन, मैं नहीं जाऊंगी। इतना बड़ा उत्सव और आज ही उस नौकरानी को बीमार पड़ना था। दीदी, क्या आप कुछ मदद करवा लेंगी? आपकी तो आदत है काम करने की। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। तेरा घर जैसे मेरा घर, बता क्या काम करना है। वो ढेर सारे बर्तन रखे हैं, आप उन्हें साफ कर दीजिए। ठीक है। पुष्पा ढेर सारे बर्तन साफ करने में लग जाती है। उत्सव बहुत बड़ा था। लोग आते खाते और खूब सारे बर्तन निकल जाते, जिसे पुष्पा धोती ही रहती। मदिरा, वाह! बड़े दिनों से इस मदिरा को हाथ भी नहीं लगाया। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो ना, आज एक जाम हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, चल। दोनों राजकुमार अपने कक्ष में जाकर खूब मदिरा पीते हैं। अभी तक तो नहीं आई, आती होगी। आप दोनों भोजन कर लीजिए। उत्सव खत्म होता है और सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन पुष्पा अभी तक बर्तन ही साफ करती रहती है। रमा, पूजा, सारे बर्तन अच्छे से साफ कर दिए हैं। उत्सव खत्म हो गया क्या? हाँ दीदी, उत्सव तो खत्म हो गया। अच्छा,
कुछ खाना बचा है तो दे दो, मैं घर पर खा लूंगी और मेरे पति के लिए भी ले जाऊंगी। खाना बचा होने के बाद भी दोनों मना कर देती है। नहीं दीदी, खाना तो सारा खत्म हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। आ गई तुम। कैसा था उत्सव? बहुत अच्छा जी। मेरे लिए कुछ खाना नहीं लाई क्या? क्या बताऊं जी, ला ही रही थी, लेकिन रास्ते पर एक गरीब मिल गया। बेचारा बहुत भूखा था, मुझे मजबूरन उसे देना पड़ा। ये तो बड़े पुण्य का काम किया है तुमने। चलो अब सो जाओ, थक गई होगी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारों ने बहुत नशा किया हुआ था। रमा और पूजा के मना करने पर वो दोनों अपनी दोनों पत्नियों को खूब मारते हैं और मार मार कर अधमरा कर देते हैं। हाय पूजा बहन, ये दोनों तो राक्षस हैं, कितना मारा है मुझे। हाँ बहन, सही कह रही है तू। कुछ ही दिनों में दोनों राजकुमारों को नशे की और भी ज्यादा बुरी लत पड़ जाती है, जिसे देखते ही देखते उनका सब कुछ उनके हाथ से जाने लगता है। महाराज, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारे दोनों बेटे हमें सड़क पर ले आएंगे। कुछ करिए महाराज, कुछ करिए, बचाइए हमारे राज्य को। सुनिए जी, आज मैंने व्रत रखा है, आप मेरे साथ मंदिर चलिए। अरे पर क्यों? वैसे ही तो हमारा सारा दिन उपवास रहता है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं। ये उपवास मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए मेरे साथ मंदिर। दोनों मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मंत्री जी दिखते हैं। राजकुमार, आप इस हालत में? मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला ये राजकुमार कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे पति हैं। राजकुमार, ये सब क्या है? आप चुप क्यों है, बताइए। आप इतने दिनों से कहाँ थे? आप तो शिकार करने गए थे ना? क्या बताऊं मंत्री जी, ये सब मेरे कर्मों का फल है। पुष्पा कुछ समझ नहीं पा रही थी, आखिर ये सब हो क्या रहा था। जब मैं शिकार करने गया, मुझसे एक तीर एक सांप की आंख में लग गया, जिससे वो अंधा हो गया और उसने मुझे अंधा होने का श्राप दिया और मेरी ये हालत हो गई। किस मुंह से राजा को बताता। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको जान न सकी। नहीं पुष्पा, तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। कोई तो उपाय होगा जिससे आप श्राप मुक्त हो सके। ये तो वो सांप ही बता सकता है। आप फिक्र न करें, चलिए मेरे साथ, मैं उनसे माफी मांगूंगी। लड़का, मंत्री और पुष्पा तीनों जंगल की ओर उस सांप के पास जाते हैं। हे नाग देवता, वो जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, आप कृपया कर मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। अगर तुम इतना ही कर रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे पति को ठीक कर देता हूँ। कुछ ही देर में वो अंधा लड़का एक सुंदर राजकुमार बन जाता है, जिसे मंत्री राजमहल ले आते हैं। बेटे, तू कहाँ चला गया था? देख, तेरे बिना इस राज्य का क्या हाल हो गया है। तेरे दोनों भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रमा और पूजा अपनी बहन और उसके पति को ऐसे देख आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने किए पर शर्मिंदा होती है। जिसके बाद राजा जी राजकुमार को राजा बना देते हैं और पुष्पा को रानी, और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।